चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस शुरू किया था, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस की थोड़ी सी बातें की थी हमने, रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस में ये जो क्या कहते हैं, किसी कॉइल से, कोई कॉइल है ना, इससे करंट आई, अगर क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अगर करंट चेंज होती है तो करंट चेंज होगी तो इसके अंदर, कॉइल के अंदर, इस खुद की करंट की वजह से क्या बनता है, फील्ड बनती है। और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, करंट अगर इस तरह से बह रही है तो किधर होगी, ऊपर होगी। तो करंट का दो चीज हो सकता है, या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है। तो घटने या बढ़ने पे ये फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके थ्रू अगर फील्ड चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अगर ईएमएफ बनेगा और ये मेटल की रिंग होगी तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी। समझ आए? तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। खुद की करंट की वजह से, खुद की करंट की वजह से क्या करता है, ये अपने अंदर फील्ड चेंज कराता है। और फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ बनता है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, करंट कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो उसमें जो इंड्यूस करंट होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। और अगर ये करंट डिक्रीजिंग है तो इसमें क्या होगी, सपोर्ट में करंट बनेगी। ये दो बातें थी। फिर उसके बाद तीसरी बात बताई थी कि ये जो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आई है, और मैंने बताया था यहाँ पे दो आई है, एक इंड्यूस्ड है और एक इलेक्ट्रिसिटी वाली है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो फ्लक्स किसकी वजह से बेसिकली चेंज हो रहा है, इस करंट की वजह से। अब इस करंट की वजह से चेंज हो रहा है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और एक बात बताई थी, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये। यहाँ से एक बात बताई थी कि अगर आपको लिखना है ईएमएफ, ईएमएफ दो तरह का होता है, एक एवरेज ईएमएफ होता है और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है ना। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है। तो एवरेज ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, डेल फाई बाई डेल टी ना, डेल फाई बाई डेल टी। और ये क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। और इसमें एक माइनस होता है, माइनस मैंने लगाया नहीं था, मैग्नीट्यूड से मतलब था, डायरेक्शन। ये माइनस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है। और डायरेक्शन हमने लेंस लॉ से सीखा है, और जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं बताऊंगा। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिएगा, ये माइनस फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एल आई हो जाएगा डेल्टा, और यहाँ पे फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, एल आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या है, एल, तो एल बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल डेल आई बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा ईएमएफ एवरेज। ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा। समझ आए? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ईएमएफ पता चल जाता है तो करंट निकालने को पूछता है। अगर आई एवरेज पूछता है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाई आर। तो अगर एवरेज वाला ईएमएफ लोगे, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करोगे तो एवरेज करंट। और अगर इंस्टेंटेनियस वाला ईएमएफ लोगे और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करोगे तो क्या आएगा आपको, इंस्टेंटेनियस करंट। ये दोनों बातें क्लियर है? अब एक तीसरी बात हमें देखनी थी, जो जहां से मैंने क्लास रोकी थी। मैंने बताया था इसकी यूनिट और डायमेंशन बताने के लिए, किसकी, एल की। तो अगर आप यहां से देखोगे, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट, ईएमएफ मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है, वोल्ट। तो ये ईएमएफ हो गया। और ये dt इधर लाओगे तो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है, टाइम की यूनिट सेकेंड। और ये क्या है,
करंट, करंट इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और करंट की क्या होती है, एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। अच्छा, ओल्ड सेकेंड को आप क्या बोलते हो, वेबर भी बोलते हो, क्या बोलते हो, वेबर। लेकिन मुझे डायमेंशन निकालनी है, समझ आ रहे हो, तो डायमेंशन निकालनी है तो मैं आपको अभी उस दिन सिखाया था, ये जो पोटेंशियल होता है ये वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है, और वर्क की क्या डायमेंशन होती है, एम एल टू टी माइनस टू। और जिनको वेबर वाली डायमेंशन रटी हुई है ना, वो यहाँ पे रख के एम्पियर खाली ऊपर कर दो, आ जाएगा आंसर, समझ आ रहे। पोटेंशियल की क्या हो जाए, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड बाई चार्ज की क्या होती है एम्पियर टाइम, और ये क्या हो जाएगा ए, और टाइम की सेकेंड की क्या हो जाएगी टी, तो टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ए टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन, इंडक्टेंस, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से, एक मिनट, ये जो ओल्ड सेकेंड था यही क्या था, वेबर था, और यही फ्लक्स की यूनिट थी, तो फ्लक्स की जो डायमेंशन आई थी वो एम एल टू टी टू ए माइनस वन आया था, ए को ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस टू हो जाएगा, समझ आ रहे हो, मैंने पढ़ाया था इसको, इसको कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे टी माइनस टू, ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। चलिए इसके ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वो जो बात मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, ठीक है, वो बात आपको याद है ना, कि अगर आपके पास एक टर्न की कॉइल है, सिंगल टर्न की, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, एल आई, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न की कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न की कॉइल पे क्वेश्चन है, तो फ्लक्स टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर। अब टोटल क्या होता है, टोटल मतलब सिंगल से फ्लक्स, किससे फ्लक्स, सिंगल से, इनटू क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न करोगे तब जाके टोटल आएगा, समझ है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है ए लॉन्ग सोलेनाइड हैज 1000 टर्न, एक लॉन्ग सोलेनाइड है जिसके पास कितना टर्न है 1000 टर्न, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid, ये फ्लक्स किससे दिया हुआ है, ईच टर्न, ईच टर्न मतलब एक से, तो मतलब ये जो फ्लक्स दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, सिंगल टर्न का, तो अगर सिंगल का दिया हुआ है तो ये कितना दिया हुआ है सिंगल टर्न का, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ, ये एक टर्न से है, तो है सी आएगा ना, हाँ सी सही, तो एक टर्न का इतना है, तो टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पाई सिंगल, तो एन की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न कितना है 1000 मतलब 10 की पावर 3, और ये फ्लक्स कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर सिंगल से माइनस 3, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका टोटल फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा 4। आपसे पूछा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, तो यहां पे आप देखोगे टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितना आई है 4, और यहाँ पे एल, और करंट कितना दिया हुआ है 4, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हेनरी, ठीक है। और एक चीज हेनरी यूनिट भी देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर ना, वेबर पर एम्पियर बोलिए, वेबर को क्या बोलते हैं वोल्ट सेकंड बोलते हैं, तो वेबर पर एम्पियर को ही बोलते हैं हेनरी,
क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। वेबर पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं? हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी। ये बात आपको समझ आ गई है ना? जब एन टर्म का क्वेश्चन होगा, किसका होगा? सोलेनाइड मतलब एन टर्म। तो अगर एन टर्म का क्वेश्चन होगा, अगर आपको सिंगल का दिया हुआ है फ्लक्स, तो पहले उसको कितना बदलना पड़ेगा टोटल में, तब इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एल आई लिख सकते हो। सिंगल के लिए एल आई के बराबर नहीं होता सिंगल से फ्लक्स। ठीक है? लिख चुके? चलिए हेडिंग डालिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनाइड। ठीक है? सोलेनाइड के लिए देखना है, अगर आपके पास मान लेते हैं ये सोलेनाइड है ना, ये सोलेनाइड है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस देखना है। क्या देखना है? सेल्फ इंडक्टेंस। करंट ऐसे बह रही है, ठीक? और ये जो करंट इसके अंदर बह रही है, ये अगर चेंज होती है, क्या होती है? चेंज होती है। तो अगर करंट चेंज होगी तो इसके अंदर की क्या चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा? फ्लक्स। और फ्लक्स की वजह से क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ होगा। तो कह रहा है इसका सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ा है आपने कि फ्लक्स जो होता है टोटल, वो कितने के बराबर होता है? टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स किससे? सिंगल कॉइल से ना। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, कितने के बराबर होता है? एन बी ए के बराबर। ये एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है। फ्लक्स एक कॉइल से कितने के बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बी ए कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा मैंने आपको बताया, फील्ड कैसी बनेगी इसकी? ऐसे बनेगी ना अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर है, इसलिए कॉस थीटा नहीं लेना है। तो अब आप देखिएगा, यहां पे आपको चाहिए फील्ड, और आपने सोलेनाइड के लिए फील्ड पढ़ रखी है। सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। अच्छा, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर आप देखोगे यहां पे एन और ये स्मॉल एन, और क्या हो जाएगा? बी की जगह पे क्या हो जाएगा? बी की जगह पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई, और इनटू क्या हो जाएगा? एरिया। अच्छा, इसको एक साथ लगा लीजिए, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन, और क्या हो जाएगा? एरिया, और लास्ट में क्या लगाइए? आई। अच्छा, फ्लक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करते हो, तो ये जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितने के बराबर होता है? एल आई। तो यहां से एल कितने के बराबर है? एल कितने के बराबर है? म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू एरिया। इतने के बराबर है। एन क्या है? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? एरिया, और म्यू नॉट आप पहचानते हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये आ गया किसका? सोलेनाइड का। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? म्यू नॉट मतलब मीडियम, म्यू नॉट मतलब मीडियम, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो सोलेनाइड का एरिया है उस पे डिपेंड करता है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस इतनी चीजों पे डिपेंड करता है, किसका? सोलेनाइड का। क्लियर रहेगा ना? बस सिंपल सा फार्मूला आपके पास आ गया, कर लीजिए। और इसको याद रखने को कैसे? म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन एरिया। वो मुन्ना बदनाम हुआ गाना आया था ना, है कि नहीं?
नई वाली वो तो फ्लक्स हो जाएगा और थोड़ा सा उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। डबल एन है ना, तो मुन्ना ना, म्यू नॉट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुंह को टेढ़ा बेड़ा करना पड़ेगा। एम नहीं है कि नहीं? म्यू है। लिख चुके हैं ना। अगला देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर कॉइल फॉर सर्कुलर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए देखिएगा, अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है, ये हो गई आपके पास सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल अगर आपके पास है और इसके थ्रू सेल्फ इंडक्टेंस पूछता है, क्या पूछता है? सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर सिंगल टर्न है तो सिंगल टर्न के लिए देख लेंगे, नंबर ऑफ टर्न होंगे तो नंबर ऑफ टर्न के लिए देख लेंगे। तो ये सिंगल टर्न मान लेते हैं, कैसी है? सिंगल टर्न। इसके थ्रू क्या बह रही है? करंट बह रही है। अगर ये करंट चेंज होगी, तो करंट चेंज होगी तो करंट के चेंज से क्या बनेगा? फील्ड चेंज होगी, फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए सेल्फ इंडक्टेंस इसका निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके सेंटर पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली? फ्लक्स इज इक्वल, अच्छा अगर सिंगल टर्न है तो यही टोटल भी है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एल आई होता है। तो ये तो अभी कंपैरिजन कर लेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है? बी ए, और कॉस थीटा तब हम लेते हैं जब एंगल होता। मान लेते हैं ये फील्ड से कैसा है, फील्ड कैसी होगी? हैं? ऐसे करंट है ना, फील्ड तो बाहर होगी, ऐसे है ना करंट, तो किधर होगी? अंदर। हालांकि प्लेन से परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या लिया जाएगा? जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। अच्छा फील्ड का, किसी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको याद है? म्यू नॉट आई बाई टू आर। सॉल्व करने के बाद समझ आ रही ना बात? वैसे जनरली मैंने आपको रटाया या बताया है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई से, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई मैं कहाँ पे? सेंटर पे। इनटू क्या हो जाएगा? पाई, और क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ना। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? म्यू नॉट पाई आर बाई टू, और यहां पे क्या हो जाएगा? आई, और ये क्या हो जाएगा आपका? फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? एल आई के। तो यहां से एल की वैल्यू कितने के बराबर है? एल की वैल्यू म्यू नॉट पाई आर बाई कितना हो जाएगा? टू। ये हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया एल की वैल्यू? सिंगल टर्न के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्न होते तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या आता? एन आता। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये दो फार्मूले, सोलेनाइड वाला और रिंग वाला, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हैं? हो गया। अब एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है,
ये वाला फार्मूला क्या होते हैं देखिएगा, अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर में कैपेसिटर कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और जो इंडक्टर होता है ना, वो करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? करंट के फॉर्म में। समझ आ रही ना? तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का फार्मूला याद है, हाफ CV स्क्वायर ना। ऐसे ही इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हाफ C कैपेसिटेंस होता था, तो इंडक्टेंस क्या होता है, L। और ये पोटेंशियल का पोटेंशियल यहाँ पे है ना, किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया था, चार्ज की वजह से क्या बनता है, पोटेंशियल। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, क्या हो जाएगा, करंट। ऐसे ही यहाँ पे हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या था फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था ना, यही था ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। जाके देखिएगा ये क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट में अभी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं या फिर एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही इसको देखोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो हाफ, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का रिप्लेसमेंट किससे होता है, म्यू नॉट से। लेकिन म्यू नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट जनरली इलेक्ट्रोस्टैट में जो पढ़ा गया वो नीचे होता था ना, लेकिन इस केस में किधर है, ऊपर है। तो मैग्नेटिज्म वाला किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, जस्ट उल्टा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका अगले चैप्टर में यूज है इस वाले फार्मूले का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो अभी से मैं बता दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले पे आज ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझ आ रही ना बात, हाफ LI स्क्वायर पे, ठीक। लिख चुके हैं? हो गया। अगली चीज सुनिएगा, यहां तक हो जाने के बाद ये वाला जो फार्मूला है ना, देखिए इस क्वेश्चन को हम बदल सकते थे। इसके लिए हम बदल सकते थे इस फार्मूला बेसिस पे। ये वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे L इज इक्वल टू आ गया था ना। यही सेम क्वेश्चन अगर लास्ट लाइन में जोड़ देता, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, क्या पूछता, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछता, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता, हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ L की वैल्यू कितना है, 1, और I कितना दिया हुआ था, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता, 8 जूल। बस आंसर हो जाता। समझ पा रहे हैं ना? तो जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, अगर इसी में सेल्फ इंडक्टेंस तक पूछा था, सेल्फ इंडक्टेंस के आगे जाकर के क्या पूछ देता आपसे, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो आप यहाँ पे क्या लगा देते, हाफ LI स्क्वायर। क्लियर रहेगा ना, कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। इसमें कर ले जाओगे, अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, एनर्जी के ऊपर। चलिए आ जाते हैं वापस। देखो यहां पे चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता है। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अच्छा फाई क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, फ्लक्स क्या होता है, LI। तो यहाँ पे रखिए डेल LI डिवाइड बाई क्या होगा, R। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाहर कर लीजिए, L डेल्टा I बाई R होता है। ये क्या होता है, चार्ज। और ये कौन सा चार्ज होता है, इंड्यूस्ड चार्ज। किसकी वजह से है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह, इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू
सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक। कर लिए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कॉइल है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। A coil having coefficient of self inductance L is equal to 2 मिली हेनरी। L is equal to कितना दिया हुआ है? 2 मिली हेनरी। The current in it is changes from 5 ampere in one direction to 5 ampere in opposite direction। करंट देखिए, पहले ये शेप नहीं बताया, ये किस शेप की है? मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्किल भी हो सकती है ना कॉइल। तो ये नहीं बताया है कि कैसी कॉइल है। तो अगर कैसी कॉइल है तो इसका जुगाड़ हमें मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से सर्कुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। पहले करंट ऐसे बह रही थी 5 एम्पियर ना, फिर उसके बाद क्या होता है? अपोजिट बहने लगती है। किधर बहने लगती है? अपोजिट 5 एम्पियर। तो पहले इस डायरेक्शन में बह रही थी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, कितने सेकंड में ऐसा होता है? 0.2 सेकंड में। तो 0.2 सेकंड में ऐसा होता है, तो आपसे कह रहा है फाइंड दी चार्ज। तो चार्ज इंड्यूस्ड अगर आपको पता करना है, तो चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होता है? डेल फाई बाई, क्या होता है? डेल फाई बाई आर। और इसको क्या लिख सकते हो? एल डेल आई बाई आर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो पहले पॉजिटिव 5 थी, अब क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या होगा? एल आई टू माइनस आई वन होगा ना, और डिवाइड बाई क्या होगा? आर होगा। अच्छा आई टू माइनस आई वन, तो ये ऐड हो जाएगा ना। देखो एल आई टू कितना दिया हुआ? अच्छा एल की वैल्यू देख लो कितना है? 2 मिली हेनरी ना। कितना है? 2 मिली हेनरी। तो 2 मिली हेनरी ले लेते हैं, और आई टू कितना हो जाएगा? फाइनल, फाइनल कैसी है? रिवर्स है, तो कितना होगा? -5। और पहली वाली कैसी थी? वो तो प्लस है ना आई वन, तो ये कितना हो जाएगी? 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा है। और यहाँ पे जो है मिली हेनरी लिया था, तो ये क्या हो जाएगा? मिली कूलम। बस आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? टाइम का भी यूज कर देते हैं ना, जब दिया है। मान लेते हैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता आपसे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐड करता और आपसे पूछता फाइंड दी नेट ईएमएफ। क्या पूछता? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपसे पूछता, आई इंड्यूस क्या होता है? डेल फाई, वो क्या होता? डेल फाई बाई डेल टी पूछता ना। ईएमएफ पूछा है ना, तो क्या होता है? डेल फाई बाई डेल टी। क्लियर है? अच्छा ये डी वाला क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये टाइम इंटरवल है ना, तो एवरेज है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? 0.2। और ईएमएफ में चेंज कितना है? ईएमएफ में चेंज एल डेल्टा आई, ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला पोर्शन 20। कितना आ जाएगा? 20। ये पॉइंट हटाओगे 0, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ? 100। और क्या हो जाएगा? ये किस में है? 0.2 सेकेंड है। और ये डेल्टा फाइव किस में है? एल किस में लिए हो आप? मिली हेनरी में। तो ये क्या हो जाएगा? मिली वोल्ट हो। बस आंसर हो जाए। समझ आ रहा है ना ये क्वेश्चन? एकदम सिंपल है। हो गया।
लिख चुके कि नहीं? अगला वाला देखिएगा, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट में ग्राफ के ऊपर, किसके ऊपर है? ग्राफ के ऊपर। ऐसे मान लेते हैं आपको दे देता है करंट, दे देता है करंट, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है, और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे दिया हुआ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, ठीक। अब आपसे इसमें से पूछता है ईएमएफ के लिए कौन सा चारों ग्राफ में से सही होगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए ईएमएफ वर्सेस आर, ईएमएफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से, ईएमएफ वर्सेस आर ग्राफ पहला, और दूसरा वाला ऑप्शन बी, इसको दिया हुआ है बी वर्सेस आर ग्राफ, एक ग्राफ ये हो गया, और सी वाला ईएमएफ वर्सेस आर, और डी वाला ऑप्शन है ईएमएफ वर्सेस आर। कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन है आपका, है कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, आईटी ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ से ईएमएफ वर्सेस आर नहीं है मेरे, टी है ये क्या चीज है? टी है, वी और टी है, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा सही होगा? ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, कौन सा? बी वाला। हाँ देखिएगा, है क्या बी बोला है। ईएमएफ क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका ना। ईएमएफ क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस वाला अगर फार्मूला देखो, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इसमें जो डी आई बाई डी टी है, ये डी आई बाई डी टी, मैंने आपको कई दफा ये मैकेनिक्स पढ़ाते वक्त या इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक दो जगहों पे बोला है ग्राफ के कॉन्सेप्ट में, जब आई वर्सेस टी ग्राफ होता है तो उसका स्लोप होता है डी आई बाई डी टी। अगर आई वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर ये v वर्सेस t ग्राफ होता तो dv बाई डी टी स्लोप होता, अगर ये a वर्सेस t ग्राफ होता तो da बाई डी टी ग्राफ होता। तो ये ग्राफ i वर्सेस टाइम है तो क्या होगा? di बाई डी टी होगा। और आपको पता है, ये भी मैंने बोला है कि अगर ये जो स्लोप है इसका दूसरा नाम होता है टेन थीटा। क्या नाम होता है? टेन थीटा। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली चीज टेन थीटा है, डी आई बाई डी। तो अगर यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, अब यहां पे देखिए साइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखेगा, हालांकि इस क्वेश्चन में साइन की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं वैसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एल। क्या हो जाएगा? माइनस एल। अच्छा, ये स्लोप जो है ये चेंज हो रहा है? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे। एंगल चेंज हो रहा है? अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो टेन थीटा नहीं चेंज हो रहा है। अगर टेन थीटा नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ कांस्टेंट है। तो ये चारों ग्राफ में से ये तीन ग्राफ ऐसे थे जिनका ईएमएफ चेंज हो रहा था। समझ आ रही ना बात? और हकीकत ये थी कि जब ऐसे लाइन होती है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो टेन थीटा पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव पहले से आता है, तो इसको नीचे होना चाहिए था सही मायने, और इसको कहां पे होना चाहिए? ऊपर। लेकिन इन चारों में से देखा जाए तो यही सही माना जाए। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर रहेगा? कर ले जाओगे। और इधर वाले में भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोप कैसा था? नेगेटिव था। तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो ईएमएफ मतलब इसको उल्टा बना होता तो और ज्यादा अच्छा होता। समझ आ रही ना बस? चलो
ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन में करा देता हूँ और, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे करा देते हैं, ठीक। ग्राफ के ऊपर देखो, अगर ये आई वर्सेस टी ग्राफ है, आई वर्सेस टी, और ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर और यहाँ पे टाइम है 4 सेकेंड और यहाँ पे टाइम है 12। 4 लिखा है और 12 लिखा है, टाइम किस में है? सेकेंड में। ये हो गया आई वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। अब आप देखिएगा, इस ग्राफ में अगर आपसे पूछता है कि आप ईएमएफ बताइए, क्या बताइए? ईएमएफ बताइए, तो ईएमएफ सेम नहीं होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे अलग तरीके से चेंज हो रही है और यहाँ पे अलग तरीके से चेंज। समझ आ रही ना बात? तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ तक अलग पार्ट और इसके आगे अलग पार्ट। तो अगर ईएमएफ आपको निकालना है यहाँ पे, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना। तो अगर आप देखोगे, अच्छा इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं, एल की वैल्यू है 2 मिली हेनरी। कितना दिया हुआ है? एल 2 मिली हेनरी इस क्वेश्चन में दिया हुआ। तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी? -2। अब बात आती है, ये वाला एंगल दे देता है 30 डिग्री। वैसे एंगल देने की जरूरत नहीं है, एंगल दे करके भी पूछा जा सकता है। अगर एंगल दे करके पूछेगा, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 45 कर दिया, एंगल कितना कर दिया? 45। तो ये डी आई बाई डी टी कितने के बराबर होता है? tan थीटा। तो tan 45 करके सीधा आ जाता। समझ आए? या दूसरा तरीका क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2 और बेस कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव था तो इसलिए इसको कैसा लिया गया? पॉजिटिव लिया। ये हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज, इसके आगे वाली जर्नी देखिए, ईएमएफ कितना होगा? -L। अच्छा, यहाँ पे तो एंगल क्या है? 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ईएमएफ कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के। समझ पा रहे हो ना? तो अगर इसका ग्राफ कहता ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने को कहता, तो आप आराम से बना सकते थे ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले कैसा है? -1। तो -1 कहाँ पे आएगा? ऊपर ईएमएफ है, यहाँ पे ऐसे सामने होगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसे देख ली ये, और फिर ये कितना टाइम होगा यहाँ पे? 4, और यहाँ पे कितना होगा? 12। समझ आ रही ना बात? 4 तक कैसा है? -1 ईएमएफ। कितना है? -1। और कैसा है? कांस्टेंट है। फिर उसके आगे की जर्नी में कितना ईएमएफ? 0। बस हो गया। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख चुके हैं ना? देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया हुआ है? 0.2 वोल्ट appears in a coil when the current in it is changes from 5 ampere to 5 ampere in one direction and 5 ampere in opposite direction in 0.2 second. Find the self inductance of the coil. सेल्फ इंडक्टेंस, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है किसके अंदर? कॉइल के अंदर। फिर कॉइल का शेप नहीं दिया हुआ है ना, कॉइल का शेप नहीं दिया हुआ। तो एक चीज आप समझिए, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में? एल डेल आई बाई डेल टी होता है, डेल आई बाई डेल टी होता है। ईएमएफ आपको सीधा सीधा कितना दिया हुआ है?
ऐसे यहां से करिएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई बाई डेल टी होता है ना, डेल फाई बाई डेल टी होता है। ईएमएफ कितना दिया हुआ है 0.2, और ये क्या हो जाएगा डेल फाई, और डेल टी की वैल्यू कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2, तो डेल फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.04। अब आपसे पूछा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पूछा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है तो आपको पता है चेंज इन क्या कहते हैं, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल डेल्टा आई। इसमें कोई दिक्कत, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है एल आई ना। अच्छा, फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस में किसकी वजह से चेंज होता है, करंट के चेंज से ना, करंट के चेंज से। तो करंट में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में। अब आपको सारी चीजें पता है, फ्लक्स चेंज कितना है 0.04, और यहां पे कितना हो जाएगा एल, और डेल्टा आई कितना होगा, अपोजिट में है तो करंट क्या हो जाएगी, ऐड कितना हो जाएगी 10, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.004। बस आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अगर क्या कहते हैं, ये इंडक्टेंस है, हेनरी यूनिट होगी ना। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻³ हेनरी, और 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हो, मिली हेनरी। बस आंसर हो जाए। समझ आ रही ना बात। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक साल जो है सेल्फ इंडक्टेंस में जो अगली वैरायटी पढ़ाने जा रहा हूं, इस पे एक साल आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं केवीएल के जैसा है। कैसा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको कर लीजिए, हो गया सबका। चलो, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखेगी, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ से 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो पढ़ाऊंगा ना सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखेगी। क्या रखेगी, डायरेक्शन। मतलब ये जो आपके ईएमएफ में माइनस आता है ना, माइनस, उसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास एक कॉइल है, मतलब हाँ ये क्या कहते हैं सोलेनाइड है, ठीक। इससे करंट बह रही है आई, इससे करंट आई बह रही, ठीक है। अब करंट आई बह रही है, यहाँ पे पोटे ए है पॉइंट, और यहाँ पे क्या है बी ना। अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, कैसा है इंक्रीजिंग, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, करंट जब इंक्रीज करती है तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम क्या है, जो इसको चेंज कराएगा उसी का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसमें फ्लक्स अगर चेंज होगा तो किसकी वजह से, इंडक्टर के अंदर करंट की वजह, तो करंट का ये क्या करेगा, अपोज। तो ये जानते हैं अपोज करने के लिए ये इसके अपोजिट क्या करेगा, करंट देगा। इसका अगर इंडक्टेंस मान लेते हैं तो इसके अपोजिट करंट देने के लिए टर्मिनल पॉजिटिव इधर होना चाहिए, नेगेटिव इधर होना चाहिए। समझ आ रही ना बात। अब मसला आएगा कि इसका पोटेंशियल निकाल लें तो केवीएल में बदल जाएगा। इसका क्या निकाल लें, ईएमएफ। क्या निकाल लें, ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, माइनस नहीं लेना है, एल डी आई बाई डी टी। मैं फिर बता रहा हूं, आपके माइनस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पे जो फार्मूले में यूज होता है ना माइनस, उसको अगर आप लेंगे तो दिक्कत आएगी। सिंपली आप इतना याद रखें, ईएमएफ कितने के बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी। ये किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे मान लेते हैं एल की वैल्यू मैं दिया होता, एल की वैल्यू मान लेते हैं 2 होती, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू मान लेते हैं 10 होती। एल की वैल्यू कितना होती 2, और डी आई बाई डी टी कितना होता, डी आई बाई डी टी होता कितना 10 होता। समझ आ रही ना बात। अच्छा, यहां पे अगर माइनस लगाता तो डी आई बाई डी टी क्या होता, डिक्रीज, और अगर यहां पे प्लस लगा हुआ है तो इंक्रीज कर रहा है।
तो करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बताइए, 20। तो यहां पे साइन इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपने डायरेक्शन बैटरी की बना दी, बस आपका काम हो गया। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज कर रही है तो इस करंट का क्या होगा, अपोज, और अपोज करने के लिए टर्मिनल बड़ा वाला किधर लगेगा, इधर, तभी तो करंट इधर ये देगा। समझ आ रही ना। अगर ये करंट डिक्रीज करती तब यहां पे क्या होता, करंट घटने की वजह से ये करंट का क्या करता, सपोर्ट, तो बड़ा वाला इधर छोटा वाला इधर हो जाता। अब रही बात इसका ईएमएफ निकालने का, तो सीधा कहां से निकाल देंगे, एल डी आई बाई डी टी, उसमें साइन के साथ कुछ नहीं करना है, सीधा एल डी आई बाई डी टी कर लेना। अब आप याद करिए केवीएल रूल मैंने पढ़ाया था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जिधर से करंट जा रही है ना उधर से चलना है और फाइनल की तरफ जाना है, तो आप क्या लिख लोगे, वी ए माइनस वी बी लिख लोगे ना, वी ए माइनस वी बी लिख लिया। अब पहुंचे तो एक बड़ा टर्मिनल, अगर पहले पॉजिटिव पड़ता है बाद में निगेटिव, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 20, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, प्लस 20 हो गया, क्लियर रहेगा ना। अगर ये डिक्रीज करता करंट, अगर, तो आप एल डी आई बाई डी टी से 20 निकाल के रखते, बस टर्मिनल इधर होता, तो आप केवीएल से इधर से जाते तो पहले कौन सा पड़ता, नेगेटिव वाला, तो यहां पे साइन क्या हो जाता, माइनस हो जाता। समझ आ रही ना बात, इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। हाँ, ये इतना पार्ट गिवन है, ठीक, एल दिया हुआ है और डी आई बाई डी टी दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका बड़ा कराते हैं, ये बेस समझ आया ना। आप ईएमएफ वाली इक्वेशन में साइन के साथ कुछ नहीं करोगे, डायरेक्शन के लिए आप क्या लगा लोगे, बैटरी, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट, कर चुके आप हैं, चलिए देखिए, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है ना, इस तरह से, और यहाँ पे जो करंट आ रही है, थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और यहाँ से जो करंट आ रही है आई इज इक्वल टू 5t², आई इज इक्वल टू कितना है, 5t², और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 2 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 2 ओम, और इसके इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 1 मिली हेनरी है, कितना है, 1 मिली हेनरी, ठीक है। अब इधर से करंट आ रही थी, तो सबसे पहले एक चीज आपको इस इक्वेशन को देख करके पता चल रहा है कि करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये करंट बढ़ने का केस है, करंट क्या कर रही है, इंक्रीज करे। अच्छा, इस बार डी आई बाई डी टी नहीं दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फाइंड दी वी ए माइनस वी बी, इतना लंबा कौन लिखेगा, वी ए माइनस वी बी, ये पूछ दिया आपसे, ठीक है, एट वी ए माइनस वी बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये चीज पता है, इसका ईएमएफ, मैं एक चीज डिसाइड कर चुके हैं हम। अब देखिए सोल्यूशन जो देंगे येलो कलर से, ये क्वेश्चन के अंदर का पार्ट था, इधर से करंट चलेगी तो करंट बढ़ रही है या घट रही है, अगर यही डिवाइड बाई t² होता तब घटती, सेम क्वेश्चन दूसरे वैरायटी पे हो सकता है। तो करंट अगर बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, करंट का अपोज करने के लिए किधर टर्मिनल लगाएगा, इधर लगाएगा, बड़ा, और इधर क्या होगा, छोटा।
ये हो गया। अब मुझे चाहिए इसका ईएमएफ। अगर ईएमएफ मिल जाए तो फिर मेरा तो काम हो गया ना। ईएमएफ के लिए मुझे पता है, ये आपको करंट दी हुई है। क्या दी हुई है? करंट दी हुई। यहां तक हो गया है? अब देखो, आपको क्या चाहिए ईएमएफ निकालने के लिए? डी आई बाई डी टी चाहिए। क्या चाहिए? डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। मुझे यहां पे साइन के साथ कुछ करना नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है आई को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। करो आई को डिफ्रेंशिएट, तो ये कितना हो जाएगा? डी आई कितना है? 5 टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा बताइए? एल 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 और टी कितना हो जाएगा? अब आप देखिए एल की वैल्यू कितना है? 1 और टी की वैल्यू कितने पे पूछा है? 2 पे। तो कितना हो जाएगा? 20। एल की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा ईएमएफ? 20 मिली वोल्ट ना, क्योंकि इसमें क्या है? मिली हेनरी। क्या है? मिली हेनरी। तो एक काम करते हैं, इसका ये भी बवाल खत्म कर दे। मिली हटा देगा? हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मुसीबत बढ़ जाएगी। 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा। तो 20 वोल्ट ईएमएफ आ गया इसका। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 20 वोल्ट। समझ आ रही? अब आपको चाहिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? किधर से करंट चल रही? इधर से ना। तो उधर से चलना शुरू करोगे, वी ए माइनस वी बी। अब पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? पॉजिटिव। और वो कैसा लिया जाएगा? +20 ना। फिर उसके बाद कौन पड़ रहा है? रेजिस्टर। रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टर। करंट कितने टाइम पे निकाल लोगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। और कैसा साइन होगा? कैसा होगा? प्लस। प्लस का रीजन क्या है? जिधर से करंट चलती है उधर क्या होता है? पॉजिटिव। और जिधर जाती है उधर क्या होता है? नेगेटिव। करंट हायर से किधर चलती है? तो इधर पॉजिटिव पहले आएगा तो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। और कितना आया था? 40। तो कितना हो जाएगा? बस आंसर हो गया। समझ गए? क्लियर रहेगा ना? हो गया कि नहीं? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। रेजिस्टेंस, बैटरी और इंडक्टर। ठीक, रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम है और यहाँ पे करंट जा रही है आई। ठीक है, और ये वाला 10 वोल्ट। और इंडक्टर जो है L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी ना। और डी आई बाई डी टी दिया हुआ है 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। डी आई बाई डी टी दिया हुआ है एम्पियर। टाइम क्या होगा? सेकेंड। इतना दिया हुआ है, ये ए टर्मिनल है और ये बी है ना। फाइंड फाइंड वी बी माइनस वी ए, ये क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज की और जरूरत है ना। आई 4 एम्पियर। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे करंट कितना है? ये 4 एम्पियर है।
फिर उसके बाद किस रेट से चेंज होती है, इस रेट से चेंज होती है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किसके बीच में, VB माइनस VA बताना। तो सबसे पहले चलना किधर से है, इधर से ना, एरो किधर है करंट की, इधर ना। तो आप क्या निकालोगे, VA माइनस VB, बाद में बदल लेंगे, VA माइनस VB निकालोगे। तो जिधर से करंट चलती है उधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव। तो ये कैसा होगा, करंट कितना है 4, 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 कैसा होगा पॉजिटिव, और ये वाला कैसा है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो कैसा होगा +10, और ये इंडक्टर है ना। अब आप देखिए करंट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, पॉजिटिव है ना, इंक्रीज कर रहे, तो इंक्रीज करने की वजह से ये कैसा लगेगा, अपोजिट लगे। अच्छा सारे इंक्रीजिंग ही कर लिए ना, एक डिक्रीजिंग पे कर लेते हैं, यहां पे माइनस लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, माइनस लगा ले। तो माइनस लगा लेंगे तो करंट क्या कर रही है, डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज करने पे क्या होगा, सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, टर्मिनल किधर करेगा, है करंट इधर बह रही है ना, तो इधर बह रही है तो सपोर्ट करेगा, तो इधर कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, बड़ा वाला, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो अभी बदल लेंगे बाद में। तो यहां तक क्लियर है ना। अब पहले कौन सा पढ़ रहा है, छोटा और फिर बड़ा, तो कैसा साइन आएगा, माइनस। और इसका ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू L di/dt। L की वैल्यू कितना है बताइए, 2 मिली, मतलब 10⁻³ और di/dt कितना है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 2 × 10⁻³ और वो +3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ईएमएफ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। अब ये VA माइनस VB है, आपसे पूछा क्या है, VB माइनस VA, तो कितना हो जाएगा, क्या चीज, अबे तो मैं बता चुका हूं ना, टर्मिनल लगा लेने के बाद उसकी जरूरत नहीं है माइनस की, सिंपली वहां से क्या उठाओगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये टर्मिनल डिसाइड हो जाने के बाद सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, फिर ईएमएफ में माइनस वाइनस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां से क्या लोगे, वैल्यू लोगे, मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, ये चौथी बार बोल रहा हूं ये वर्ड। ठीक है, हो गया ये। अब आपको एक बात मैं आपको इस पे बता देता हूं, ये तो था केवीएल पे ना। अब इंडक्टर पैरेलल सीरीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कैपेसिटर पढ़ा है, रेजिस्टर पढ़ा है, वैसे ही इंडक्टर पूछ सकता है। तो एक चीज आप याद रखिए, कैपेसिटर क्या होता है रेजिस्टर में, जैसे पैरेलल और सीरीज का जो फार्मूला है रेजिस्टर के लिए, उसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन इंडक्टर जो होता है, जो आपका इसका फार्मूला है या तरीका है किसका, रजिस्टर का, वही सेम फॉलो होता है। जैसे मान लेते हैं ये दो इंडक्टर लगे हुए हैं, एक ये और एक ये दो इंडक्टर लगे हुए हैं, दोनों का इंडक्टेंस कितना है L1 और L2, तो L इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, L1 प्लस L2 के बराबर ना। अगर दो पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरह से, एक ये और एक ये, और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये L1 और ये L2, तो L इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, 1/L1 प्लस 1/L2। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सिखाने की जरूरत है या कुछ कराने की जरूरत है, आपको पैरेलल सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये दोनों फार्मूले तब होते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट तब होते हैं जब कपलिंग इफेक्ट क्या हो, जीरो हो।
कपलिंग बता रहा हूं बे, कपलिंग इफेक्ट क्या हो, जीरो। कपलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं एक इंडक्टर है, अगर एक इंडक्टर के अंदर करंट चेंज होती है ना, और यहां पे साथ में एक और इंडक्टर लगा हुआ है, समझ आ रहे, तो अच्छा इंडक्टर के अंदर फील्ड जो होती है, मान लेते हैं करंट ऐसे बह रही है, करंट ऐसे बहेगी तो फील्ड ऐसे होगी, तो इसकी फील्ड ऐसे पास होगी ना, ऐसे पास होगी। अगर इसके अंदर एक सोलेनाइड के अंदर अगर करंट में चेंज हो रहा है, इस वाली सोलेनाइड के अंदर करंट में चेंज हो रहा है, तो करंट में चेंज होने की वजह से इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है ना। तो करंट के चेंज की वजह से, सोलेनाइड में करंट के चेंज की वजह से क्या चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, और इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड। अब बताइए, अगर यही बगल में इसके ये वाला इंडक्टर रखा होगा, तो यही चेंज वाली फील्ड इससे भी तो पास हो जाएगी, और जब इससे पास हो जाएगी ना, तो इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज करा देगी, क्योंकि फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं है, एक इंडक्टर दूसरे इंडक्टर से इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे कह लीजिए आइसोलेटेड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला इफेक्ट अगर नहीं है, तब जाकर के ये फार्मूला एप्लीकेबल है। समझ आए, अगर म्यूचुअल का इफेक्ट होगा तो म्यूचुअल पढ़ा लूंगा तभी तो बता पाऊंगा। समझ आ रही ना बात, अगर म्यूचुअल वाला इफेक्ट होगा मतलब ये फील्ड इससे भी क्रॉस करेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, फिर ये तरीका वैलिड नहीं होगा। समझ आ रही ना, इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग इफेक्ट। मतलब इसकी फील्ड का इफेक्ट इसके अंदर, और इसकी फील्ड का इफेक्ट इसके अंदर, तो इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग इफेक्ट। तो कपलिंग इफेक्ट अभी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये इंडक्टर कैसे हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई नेचर नहीं है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा, इसको कर लीजिए। अब आइए एक क्वेश्चन और माइनस प्लस का मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, माइनस मतलब कैसे आपको दिख जाएगा कि माइनस प्लस की जरूरत है। कहाँ थैंक यू भाई, तुम लोग फिजिक्स की क्लास में थैंक यू बड़ी जल्दी कहते हो। हम्म, अब फिजिक्स ही तुम्हें हजरतगंज में चप्पल घिसवाएगी। हम्म, यस सर। हम्म, जो फ्रेशर होता है वो बायो से मोहब्बत करता है, और जो रिपीटर होता है आप बायो 24 घंटे लेकर के झूमिए, मैं लगातार कह रहा हूँ। बायो में पूरा पूरा नंबर वैसे तो आना नहीं है, मान लेते हैं आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं पूरा पूरा आप ले आए, केमिस्ट्री में पूरा पूरा ले आए, तब भी इस गेट पे आपको आना पड़ेगा। ठीक है, और एक सिंपल चीज है, जिससे मोहब्बत करोगे वही आएगी। ठीक है। तो वैल्यू बराबर दो। एक साइन पे मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन ना, चलो इसको कर लेते हैं। इसको देखो,
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये थोड़ा सा पिक्चर और अभी मैं बता रहा हूं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द राइट so that resistance in the circuit increases, its value at the instant shown is 12 ohm। जिस इंस्टेंट पे ये बना हुआ है इसकी वैल्यू कितना है, 12 ओम है रेजिस्टेंस की, विल बी द करंट बी मोर देन 0.5 एम्पियर और लेस देन 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें देखिएगा माइनस इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। देखो कैसे, इसको थोड़ा सा और बना लो, ये इसको रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, अगर इस की को इधर की तरफ करोगे तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट, ठीक। तो रियोस्टेट जो है इस सर्किट के अंदर, अच्छा किधर जाने को कह रहा है, राइट जाने को कह रहा है, तो राइट जाने को कह रहा है, अगर अगर आप राइट की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक चीज है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है, तो करंट जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज करे। अब इंडक्टर का बिहेवियर आप बताइए क्या होगा, करंट को क्या करेगा, अपोज या सपोर्ट, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए टर्मिनल किधर बनाना चाहिए, उधर बड़ा वाला रहेगा या इधर, इधर, उल्टा बोल रहे हो, इधर बड़ा रहेगा, करंट ऐसे जा रही है ना, तो पॉजिटिव से करंट फेंकता है तब सपोर्ट होगा ना, हाँ, तो क्लियर रहेगा ना, तो इधर हो जाएगी, करंट फेंकेगी। अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनना, आपसे क्या पूछा है कि क्या करंट 0.5 एम्पियर से ज्यादा होगी या करंट 0.5 एम्पियर से कम होगी। तो I इज इक्वल टू, मैंने आप अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट में वो पढ़ाया है, वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से, दो बैटरी लगी हुई है और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फेंक रही है, तो ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड। तो ये कितना है, 6। अच्छा ये बताओ, ईएमएफ जो आएगा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, है, ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अच्छा करंट क्या कर रही है, डिक्रीज, तो डिक्रीज करेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर वहां से भी अकल नहीं काम करती तो यहां से देखो दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो पोटेंशियल ऐड हो जाता है, समझ आ रही ना बात। तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंस थी कि नहीं, रख रही, तो डायरेक्शन का काम खत्म कर दिया किससे बना करके, टर्मिनल बन। अगर दोनों टर्मिनल सेम डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 6 प्लस ईएमएफ कितने के बराबर है, एल डी आई बाई डी टी, और डिवाइड बाई कितना होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इनिशियली कितना था, 12 था, कितना था, 12 था। अब इनिशियली अगर ये 12 था, अगर ये ना होता तो 6 डिवाइड बाई 12 कितना आता, 5 आता, वो 0.5 आता, कितना आता, 0.5 आता। ये इसके होने से क्या होगा, 0.5 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा, तो आंसर क्या सही होगा, मोर देन, लेस देन गलत हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, करंट कितना होगी, मोर देन 0.5, क्लियर रहेगा ना। तो टर्मिनल डिसाइड करने के बाद ईएमएफ वाले में डायरेक्शन मतलब माइनस लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। परसों थर्सडे है ना, तो परसों 2 बजे वाली क्लास थोड़ा सा मुश्किल लग रही है,
ठीक है, अगर 2 बजे वाली क्लास 8 बजे पढ़ा दूं सुबह, एक 8 बजे से पढ़ा देता हूँ, एक 11 बजे से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, थर्सडे को जिसका दिल करेगा 8 बजे आ जाएगा, जिसका दिल करेगा 11 बजे। हैं, सब 11 बजे ही, या तो फिर ऑनलाइन देख लेना, तीसरा ऑप्शन वो होगा। 3 दिन की छुट्टी रहेगी, अब वो आपके ऊपर है। ठीक, मंडे को क्लास रहेगी। अरे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके अंदर 3 टॉपिक बचे हुए हैं, म्यूचुअल 4 है, 2 क्लास में। चलो देखिएगा, नेक्स्ट हो गया। ये बात पता है ना, किसी क्लोज सर्किट में जितनी बैटरी लगी हो उनके ईएमएफ का सम, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फेंक रही है तो ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और अगर अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, उस हिसाब से। ये एक के बहुत क्वेश्चन मैंने इस पे कराया है, ठीक है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, द करंट पासिंग थ्रू, इसमें आप बताइएगा, देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दे दिया है। The current passing through a choke coil of self-inductance 5 ml is decreasing at a rate of 2 एम्पियर। तो करंट क्या कर रही है, डिक्रीज। तो आंसर कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। अरे एक नेचुरल होता है माइनस, और एक डी आई बाई डी टी की वजह से आएगा, तो कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी ना। एल की वैल्यू कितना है, 5, और डी आई बाई डी टी कितना है, 2, 5 × 2। बस इसमें कमाल किसका है, साइन का, इसकी वजह से एक माइनस आएगा और एक माइनस, ये तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। कॉइल है, बस उतना समझो। हेडिंग डालिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस
ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, खुद की करंट खुद के अंदर क्या कराता था, फील्ड चेंज ना। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस भी किसके चेंज से थे, चेंज से हुआ था, करंट के चेंज। म्यूचुअल भी किससे होगा, करंट के चेंज से। देखिएगा, मान लेते हैं ये कॉइल है ना, इससे करंट बह रही है, ये वाला पीछे का हिस्सा है डॉटेड, ये ऐसे। अगर करंट ऐसे बह रही है ना नीचे की तरफ, तो फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी ना। ऐसे करंट बह रही है ना, तो फील्ड इधर होगी। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कॉइल की। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की। अब आप देखिए यहां पे एक और रिंग, एक और कॉइल है, इस तरह से, इस तरह से एक और कॉइल है ना, एक और ये कॉइल है। अब आप देखिए यही फील्ड, ये इसकी फील्ड है, करंट इससे बह रही है ना, तो करंट इससे बह रही है, और करंट अगर चेंज होगी तो ये फील्ड चेंज होगी कि नहीं, ये बी चेंज होगा ना। तो अगर इस करंट के चेंज से ये क्या चेंज हो रहा है बी क्या हो रहा है, चेंज। और इस बी के चेंज से इसके अंदर क्या चीज बनाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो इसके अंदर अगर ये फील्ड चेंज होगी तो यही फील्ड इससे पास हो रही, तो इसकी वजह से फील्ड की वजह से क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, मतलब एक क्या बनाएगा, फील्ड, एक क्या बनाएगा, तो ये फील्ड किससे पास होगी, दूसरे से। और इसकी फील्ड जो पहली वाली ने बनाया है, इसकी फील्ड किसके वजह से चेंज होगी, इसकी खुद की करंट की। तो खुद की करंट की वजह से जब फील्ड चेंज होगी तो ये जा करके दूसरे वाले में क्या चेंज करा देगी, फ्लक्स। और फ्लक्स की वजह से क्या बन जाएगा, ईएमएफ। तो एक कॉइल की करंट की वजह से दूसरी कॉइल में फ्लक्स का बनना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो एक चीज आप समझिए, जिसमें करंट बहती है, जिसके अंदर करंट होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। जिसके अंदर क्या होती है, करंट, और जिसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो आप मुझे बताइए, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट किसकी, प्राइमरी की, और फ्लक्स किसका, सेकेंडरी का। समझ आ रही ना बात, प्राइमरी की करंट बनाएगी फ्लक्स किसमें, चेंज किसमें कराएगी, सेकेंडरी। समझ आ? तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल। और यहां पे जो आएगा कांस्टेंट वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये करंट किसकी हो जाएगी, प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आ रही। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, जो सेल्फ इंडक्टेंस की है। समझ आ रही ना बात। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन और यूनिट क्या कर लोगे, यहां पे कॉपी कर लोगे, क्लियर रहेगा ना। उसमें खुद की करंट होती थी, उसमें खुद की करंट होती थी, खुद के अंदर क्या बनाता था, फ्लक्स चेंज कराता था। और इसमें क्या है, करंट प्राइमरी की और फ्लक्स सेकेंडरी, चेंज होगा। समझ आ रही ना बात। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। अच्छा, अगर डायरेक्शन की बात करें, याद है डायरेक्शन मैंने बताया था कि म्यूचुअल का है, एक बार और मैं बताऊंगा अगर आपको याद हो। एक कॉइल में अगर करंट मान लेते हैं मिसाल के तौर पे क्लॉकवाइज बह रही है, पहली कॉइल में करंट की तरफ बह रही है क्लॉकवाइज। अगर पहली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज बह रही है और वो करंट इंक्रीजिंग है, वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो जो दूसरी कॉइल होती है
उसमें जो करंट बनती है वो अपोजिट बनती है। और अगर पहली कॉइल में करंट कैसी है, डिक्रीजिंग है, तो दूसरी कॉइल में सेम डायरेक्शन में, अगर इसमें क्लॉक है तो उसमें भी क्लॉक होगी। ये बात बताया था, समझ। वैसे इसमें डायरेक्शन की कोई खास जरूरत है नहीं, वही लेंज लॉ तक ही था, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्लियर है ना। उस दिन मैंने अच्छे से लिखवा भी दिया था, क्वेश्चन भी करा दिया था कि अगर, अच्छा शर्त क्या है, एक इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि दोनों कॉइल कैसी होनी चाहिए, कोएक्सियल, मतलब दोनों की एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ऐसा है, एक कॉइल में करंट क्लॉकवाइज बह रही है, कैसी बह रही, क्लॉकवाइज, और करंट इंक्रीजिंग है, तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। और अगर एक कॉइल में क्लॉकवाइज बह रही है और करंट डिक्रीजिंग है, तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज होगी। ये चीज मैंने लिखाई थी आपको, ठीक है, और क्वेश्चन भी कराया था। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, तो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस में तो एक ही कॉइल होती थी, इसमें कैसी होगी, दो होगी। और ज्यादातर क्वेश्चन किस पे होंगे, कोएक्सियल पे। किस पे होंगे, कोएक्सियल। तो हेडिंग डालिए, कोएक्सियल सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख चुके हो ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोएक्सियल सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ज्यादा टाइम नहीं, बस इंडक्टेंस इन कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है। एक सोलेनोइड ऐसे है बड़ा, ठीक, और एक सोलेनोइड ऐसे है कुछ छोटा ना। ये छोटा सोलेनोइड है इस तरह से, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल, ठीक। अब आप देखिए, दोनों में से किसी एक में क्या मान लेंगे, दोनों में से किसी एक में क्या मान लेंगे, करंट चल रही, किसी एक में करंट मानेंगे। आप जिससे कहें उससे मान लेते हैं। कौन से, अभी दो आंसर आएगा, हम ही मान लेते हैं। तो कुछ लोग इल्जाम भी लगाएंगे हमारी नहीं माने। तो यहां पे करंट मान लेते हैं आउटर में बह रही है। किस में बह रही, आउटर में। तो आउटर वाली कॉइल में करंट बह रही है, और ये जो करंट है ये कैसी करंट है, वेरिएबल करंट। इससे जो करंट बह रही है आई, ये कैसी है, वेरिएबल। वेरिएबल होगी तभी बनेगा, समझ आ रही ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाली करंट है, याद रखना। अब आप देखिए, ये जब करंट चेंज होगी, करंट क्या करेगी, चेंज, तो ये अपने अंदर किसको चेंज कराएगी। अच्छा, इसके अंदर करंट बहने से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना, ऐसे होगी। तो अगर ये फील्ड जो ऐसे येलो कलर से ये फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी वजह से है, बाहर वाली कॉइल की कर। अच्छा, यही जो फील्ड है ये किससे पास हो रही है, रेड कलर वाले से। अच्छा, ये करंट चेंज हो रही है तो फील्ड भी तो चेंज होगी, क्योंकि फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। तो अगर इसमें बाहर वाले में करंट चेंज होगी तो अंदर फील्ड चेंज, फील्ड चेंज होगी तो इस वाले कॉइल में, रेड कलर वाले में क्या चेंज करा देगा, फ्लक्स चेंज करा देगा ना। क्या चेंज करा देगा, फ्लक्स चेंज। अगर फ्लक्स चेंज करा देगा तो क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना, फ्लक्स किस में चेंज होगा, थोड़ा सा बताइएगा। फ्लक्स किस में चेंज होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। जिससे करंट बहती है उसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी। जिससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे करंट बहती तो इसको प्राइमरी बोलते हैं, जिससे करंट बहेगी उसको प्राइमरी। तो प्राइमरी से करंट बहेगी और सेकेंडरी में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज किसमें, सेकेंडरी में। और फ्लक्स चेंज किसमें होगा, सेकेंडरी में। समझ आ रही ना बात। तो फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में। मान लेते हैं एक कॉइल से देख रहे हैं, क्या चीज, उससे क्या लेने दो, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। समझ आ रही ना बात। हम क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल, एक की वजह से दूसरे में। तो सेकेंडरी में फ्लक्स जो चेंज होगा वो किसकी करंट की वजह से होता है, अभी बात याद रखिएगा। अच्छा, फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, बी इंटू एरिया। अच्छा, एरिया जानते हैं किसका है, प्राइमरी का होगा या सेकेंडरी का,
फ्लक्स किसके थ्रू निकाल रहे हो यार? तो एरिया किसका होगा? लेकिन फील्ड किसकी है? प्राइमरी की ना। फील्ड किसकी है? प्राइमरी की। और एरिया किसका? क्योंकि फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं? सेकेंडरी से। अरे प्राइमरी की फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स आ रहा है सेकेंडरी में। समझ आ रही ना? अब देखिए फील्ड का फार्मूला आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले ये जो फ्लक्स है सेकेंडरी का, ये किससे है? सिंगल कॉइल से है। किससे है? आपको चाहिए कितने के लिए है? नंबर ऑफ टर्न के लिए चाहिए ना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न है भैया, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5 सिंगल इंटू क्या कर दोगे? n। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल। तो 5 सिंगल इंटू क्या कर दोगे? n। तो कैपिटल N। और 5 सिंगल कितना होगा? 5 सिंगल कितने के बराबर है? d प्राइमरी एरिया सेकेंडरी। यहां तक हो गया। अब आप देखिएगा फील्ड का फार्मूला अभी मैंने यहां पे इरेज किया है। जो फील्ड होती है वो कितने के बराबर होती है? म्यू नॉट n। अच्छा n किसका है? फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ये फील्ड कौन बना रहा है? प्राइमरी। तो n किसका होगा? n प्राइमरी। और ये जो n लिखा हुआ था ये किसका था? सेकेंडरी का था। याद रखना। समझ आ रही ना बात? n किसका है? सेकेंडरी का। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा, तो यहां तक हो गया म्यू नॉट n। और i किसका होगा? ये सब प्राइमरी है यार, ये सब के सब क्या है? प्राइमरी। और ये क्या हो जाएगा? एरिया सेकेंड। अभी मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन पी ना, और क्या हो जाएगा? एन एस, और क्या हो जाएगा? ए एस, और यहां पे क्या हो जाएगा? आई पी। इतना हो जाएगा फार्मूला। देखिएगा। अच्छा फ्लक्स टोटल जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? फ्लक्स टोटल एम आई पी। और ये फ्लक्स किससे? टोटल सेकेंडरी से। किससे? सेकेंडरी। तो एम कितने के बराबर है? एम कितने के बराबर? म्यू नॉट एन प्राइमरी और एन कैपिटल एन सेकेंडरी एरिया सेकेंडरी। बस हो तो गया। इसमें भी मुन्ना ही आ रहा है, वही जो पिछला वाला मुन्ना बदनाम वाला वैसा ही आ रहा है, इंडक्टर का जैसा था। बस इसमें क्या फर्क है? ये एन किसका होगा? प्राइमरी का। और नंबर ऑफ टर्न और एरिया किसका होगा? सेकेंडरी का। समझ पा रहे हो ना? एक मिनट रुक जाइए, एक बार और बता देता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फ्लक्स किसकी फील्ड की वजह से बनता है? जिससे करंट बहेगी उसको प्राइमरी, और जिसके थ्रू फ्लक्स देखेंगे उसको सेकेंडरी। समझ आ रहे हैं? तो अब ये डिसाइड हो गया प्राइमरी कौन है जिसे करंट बह रही, और सेकेंडरी कौन है जिससे फ्लक्स निकल। करंट किस में चेंज होगी? प्राइमरी में। तो प्राइमरी में चेंज होगी तो प्राइमरी की वजह से क्या बनेगी? फील्ड। और फ्लक्स किस में देखोगे? सेकेंडरी में। तो फ्लक्स सेकेंडरी किसके बराबर होगा? फील्ड किसकी? प्राइमरी की। और एरिया किसका? सेकेंडरी का। यहां तक हो जाने के बाद फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट। अच्छा पहले ये किसके लिए फ्लक्स लिखा हुआ है? एक टर्न के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्न के लिए चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे? मल्टीपल। और ये नंबर ऑफ टर्न किसका होगा? सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स देख रहे हैं। अब यहां पे मुझे सेकेंडरी में फील्ड चाहिए होगी किसकी? प्राइमरी में। तो म्यू नॉट एन आई। ये सब के सब किसके होंगे? म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन प्राइमरी आई प्राइम। यहां पे लिखने के बाद करंट को उधर कर दिया और बाकी जो बचा वो कंपेयर कर लिया, वो कितने के बराबर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के। अब एक चीज और, अभी आपका काम नहीं खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है, यहां तक रट गया आपको, आपने निकालना शुरू किया, और आपका ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपने क्या पढ़ा है? सेकेंडरी। क्या पढ़ा है? सेकेंडरी। अब फील करना मेरी बात को, ये एरिया सेकेंडरी नहीं है एग्जैक्टली। ध्यान से सुनिएगा। ये अंदर वाली कॉइल है ना, फील करना इस बात को। यहीं पे गलती होती है। पूरा आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, इतना आपको रट भी जाए, आंसर निकालने के बाद यहां पे आके गलती हो सकती है। ठीक है, वो चीज आप समझिएगा। फील्ड किसने बनाया? बाहर वाली ने। इस क्वेश्चन में ना बाहर वाली ने फील्ड बनाया, और आपने जो निकाला है यहां पे फ्लक्स किससे निकाल रहे हो? अंदर वाली से।
तो अंदर वाली से निकाल रहा है, तो एक चीज आप देखना, फील्ड कौन बना रहा है? बाहर वाला। लेकिन जो सेकेंडरी वाले का एरिया, सेकेंडरी से फ्लक्स निकाल रहे हो ना, तो इस वाले केस में आपको दिख गया कि ये छोटा वाला एरिया लेना है। लेकिन अगर उल्टा कर दूं, इस कॉइल को बड़ा कर दूं, ये वाली कॉइल है ना, इसको क्या कर दूं? बड़ा कर दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अंदर वाली कॉइल है ना, आप मुझे रोक सकते हो क्या? अंदर वाले से करंट बहाऊं और बाहर वाले को क्या कर दूं? बाहर वाले को क्या कर दूं? बड़ा। अबे अंदर वाले को क्या कर रहा हूं? साइज बड़ी कर। अच्छा, अंदर वाली साइज बड़ी कर दूंगा, और आप जानते हो करंट किससे बह रही है? व्हाइट वाले से। तो आप एरिया जानते हो किसका लोगे? रेड का। गलत हो जाएगा आंसर। नहीं समझ आ रहा है? ध्यान से सोचो यार। इसको क्या कर रहा हूं? साइज को मैं बड़ा कर। अभी भी करंट किससे बह रही है? व्हाइट वाले से। तो व्हाइट वाला क्या है? प्राइमरी। और रेड कलर वाले को बढ़ा दिया एरिया, तो आप बड़ा वाला नहीं लोगे। जानते हो? नहीं, ध्यान से सुनना। प्राइमरी भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे क्या? जब इसकी साइज बढ़ा दोगे, जब इसकी साइज बढ़ा दोगे, आप ये देखोगे जो सेकेंडरी कॉइल है, कितने से फील्ड पास हो रही है। फील्ड तो इतने में बनना है ना। और ये वाला अगर इसको बड़ा कर देते हो, रेड वाले को ऐसे साइज कर दे, रेड वाले को ऐसे साइज कर देते हो, ध्यान से देखना, रेड वाले की साइज ऐसे कर देते हो ना, रेड वाले की साइज बड़ी हो गई। अब आप देखिए, अगर रेड वाले की साइज बड़ी हो गई तो इतना हिस्सा व्हाइट वाली फील्ड पास हो रही है, और इतना हिस्सा क्या है? खाली रह जा रहा है। तो आपको उतना हिस्सा ही लेना है जिससे फील्ड पास हो रही है, वो एरिया चाहिए यहां पे। मतलब क्या है? ये एरिया किसका है? फील्ड प्राइमरी बनाएगी, इसमें कोई डाउट? फील्ड कौन बनाएगी? प्राइमरी। फील्ड सेकेंडरी से जितना पास होगी वो एरिया चाहिए। ये एरिया कौन सा है? प्राइमरी फील्ड जितना सेकेंडरी से क्या होगी? पास होगी, वो वाला एरिया ये है। समझ आ रही ना? तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर रहेगा ना? अगर इसकी साइज बढ़ा दोगे ना, तो कुछ एरिया क्या चला जाएगा? वेस्ट चला। तो जितने से है तो एरिया सेकेंडरी का ही, लेकिन उतना एरिया जितने से प्राइमरी की क्या पास होगी? फील्ड पास होगी। क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। ठीक। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें खाली सब क्या था? उसमें प्राइमरी सेकेंडरी था नहीं। किसमें? सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें थोड़ा सा क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, थैंक यू।